नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इलॉन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे दी है। मस्क ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए। 6 महीने भी नहीं हुए हैं ट्रंप के और मस्क ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं मस्क और उनके साथी ट्रंप को हटाकर वैंस को लाना चाहते हैं जो उनके हित में काम करे। यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि यही सब आपके साथ भी होगा, बल्कि हो भी रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आगे जाकर यह लड़ाई ट्रंप को कितना कमजोर करेगी और अमेरिका में मस्क जैसों को कितना मजबूत करेगी, यह सब देखना बाकी है। जब एक बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट राष्ट्रपति को ही धमकी दे दे, तब इस पर भी बात करनी चाहिए कि इन टेक कंपनियों ने क्या इस हद तक दुनिया को कब्जे में करने का प्लान बना लिया है। क्या वे अब सत्ता को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है जिससे वे पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, बिगाड़ देते हैं। इस पर गंभीरता से कोई बात करेगा नहीं, इसलिए मस्क और ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी को पर्सनल बताकर चटखारे भर लिए जाएंगे। काफी कुछ है इस झगड़े में झांक कर देखने के लिए, लेकिन भारत के लोगों की त्रासदी देखिए, ट्रेजिडी। वो क्या देख रहे हैं और उन्हें क्या दिखाया जा रहा है, समझिए। जिस भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के एक बयान का पब्लिक में जवाब नहीं दे पाए, उस भारत के लोग और उनके समर्थक मस्क और ट्रंप के झगड़े से बहुत खुश हैं कि ट्रंप को कोई अमेरिका में पूछ नहीं रहा। एक बिजनेसमैन दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को पब्लिक में चैलेंज कर दे और हमारे वीडियो बनाने तक ना तो उसके घर ईडी की टीम पहुंची, ना वो जेल में है। यकीन करना भारत के लोगों के लिए वाकई मुश्किल काम है। तो समझने की बात यह है कि जिस ट्रंप के बार बार कहने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री से जवाब देते हुए नहीं बना, उस ट्रंप को अमेरिका का एक उद्योगपति खरी एंड खरी, भला एंड बुरा सुना देता है। उसके पास भी बिजनेस है, कंपनियों में हजारों लोग काम करते हैं, फिर भी मस्क ने ट्रंप को चैलेंज कर दिया। वह तब भी बोल रहा है जब ट्रंप के समर्थक मस्क की कंपनी को जब्त करने की मांग कर रहे हैं। इस लड़ाई में कम से कम यह तो दिख गया कि इनका इरादा केवल कब्जा करना है, कब्जा करने की ताकत हासिल करना है। नाम लोकतंत्र का रहेगा, काम कंट्रोल तंत्र का चलेगा। भारत की त्रासदी दूसरे तरीके से भी समझिए। भारत में अगर मस्क का समानार्थी उद्योगपति ऐसा बोल दे तो उस पर कई चरणों में हमला शुरू होगा। सबसे पहले आईटी सेल पूरी फैमिली का डिटेल निकालेगी, फोटो निकालकर गाली देगा, वायरल करवाएगा। फिर ईडी की टीम पहुंचकर तोशक, तकिया एंड गद्दा फाड़ने लग जाएगी कि मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ सबूत मिलता है या नहीं। फिर जाएंगे जनाब जेल और फिर सालों जमानत नहीं मिलेगी। भारत में यह सब हो रहा है, अमेरिका में भी होगा या वहां भी हो रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के टाइकून प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी प्रकार की नीति की आलोचना कर दें, अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर सच बोल दें या सवाल कर दें? 11 साल से आपने राहुल बजाज के अलावा किसे बोलते देखा है? इनमें से किसके बयानों से लगा कि इस समय अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? जीडीपी के दावों पर इतने सवाल उठ रहे हैं। क्या इन उद्योगपतियों के पास अपना कोई भी नजरिया नहीं जो सरकार से अलग हो? मैं नहीं मानता कि इन सबके व्यक्तिगत विचार नहीं होंगे, इनकी अपनी सोच नहीं होगी, लेकिन सवाल वही है कि मस्क को जो लगता है बोल रहे हैं, जो भी प्लान है जोखिम उठा रहे हैं। भारत में इसकी कल्पना करने का साहस भी समाप्त हो चुका है। मस्क और ट्रंप की इस पूरी लड़ाई में विचारधारा, ईगो के टकराव के अलावा यह सब भी देखने की बात है कि मस्क अपनी बात पर अड़े हैं। कम से कम अपनी बात कहने के लिए रिस्क ले रहे हैं, लेकिन कहते कहते वे एक और काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी औकात भी दिखा रहे हैं। तो इस कहानी में फिर से महान बनने का सपना देखने वाले अमेरिका का बहुत भयानक पतन भी दिखता है। मस्क और ट्रंप की दोस्ती बनी थी इसलिए कि फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, लेकिन दोनों खुद को इतना ग्रेट समझने लगे कि एक दूसरे से ही भिड़ गए। एक समय था जब मस्क से दोस्ती ने ट्रंप को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। चुनाव में मस्क ने
ट्रंप के समर्थकों को पैसे दिए। सीबीएस चैनल की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने ट्रंप और उनकी पार्टी पर $277 मिलियन खर्च किया। भारतीय रुपए में 2377 करोड़। खुलकर चंदा दिया, कुछ भी छिप छिपाकर नहीं किया। चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण के बाद कई बार राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क का शुक्रिया अदा किया और तारीफ की। मस्क अपने बेटे एक्स को लेकर व्हाइट हाउस आए और मस्क के बगैर राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कम ही दिखे, बल्कि मस्क की टेस्ला लाकर प्रचार किया और खरीद कर दिखाया कि वे टेस्ला में कितना यकीन रखते हैं। भारत के लोगों को यह कहानी भारत के एंगल से देखनी चाहिए और ग्लोबल एंगल से भी। मस्क कब बागी हुए? जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए। विडंबना देखिए, मस्क और ट्रंप मिलकर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रहे थे। कोलंबिया से लेकर हार्वर्ड पर हमला इसी आधार पर किया गया कि यहां पढ़ने का मतलब हो गया है कम्युनिस्ट होना, बोलना। गजा में नरसंहार के विरोध में उतरने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। हर तरफ इसकी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप का अमेरिका निरंकुशवाद की राह पर है, लेकिन उसी अमेरिका में मस्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सनातन सत्य है। सत्ता भले किसी की हो, बोलने की स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए। मस्क और ट्रंप की लड़ाई से यह बात सीखनी चाहिए कि उस अमेरिका में अब भी इतना कुछ बचा हुआ है कि कोर्ट ट्रंप के फैसले पर रोक लगाने का साहस रखते हैं। किसी जज की रीढ़ अब भी स्टील की है कि फैसला पलट देते हैं, और मस्क अपनी बात, अपनी असहमति खुलकर ट्रंप के खिलाफ रखते हैं। आप कह सकते हैं कि उसी मस्क को आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत पड़ गई होगी। अगर यह लड़ाई आगे बढ़ी तो मेरा अनुमान है मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे बड़े लीडर बन सकते हैं। लेकिन यह सब भ्रम है और भ्रम पालना ठीक नहीं। पालना है तो बकरी पालिए, पैसा भी कमा लेंगे, भ्रम मत पालिए। राष्ट्रपति से दोस्ती और असहमति, फिर दोस्ती में इतनी दूरी की बात धमकी पर आ जाए। ठीक है, मस्क की टेस्ला बिक नहीं रही, ट्रंप के करीब जाने के कारण टेस्ला के खरीदार घट गए, उनकी कंपनी के शेयरों के दाम गिर गए, लेकिन मस्क ने कोई गुपचुप डील कर किनारा नहीं किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि ट्रंप के एक आर्थिक फैसले का वो खुलकर विरोध करते जा रहे हैं। भारत में एक उद्योगपति का नाम बता दीजिए जिसने आर्थिक फैसले का विरोध किया हो। देखने से यह झगड़ा अमेरिका का एक आर्थिक बिल को लेकर है, लेकिन और भी कई वजहें हैं इस झगड़े में और तस्वीरें भी। I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. 5 जून की शाम ट्रंप ने कह दिया वे मस्क के रवैये से उदास हैं। अपने बिल के बारे में बात करते हुए कहा कि मस्क को इस बिल के बारे में शुरू से पता था, सबसे ज्यादा अच्छे से वही जानते थे। अब अचानक मस्क को प्रॉब्लम हो गई। जब तक मस्क सरकार से निकल नहीं गए तब तक उनको इस बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे अफसोस है यह हो रहा है, मैंने इलॉन की बहुत मदद की है, लगता है यह रिश्ता खत्म होने वाला है। मस्क पागल हो गए हैं। अभी तक मस्क ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं अगला नंबर मेरा है। तो यह लड़ाई कहां जा रही है? क्या मस्क ट्रंप पर हावी हो जाएंगे, अपनी ताकत से उन्हें घेर लेंगे, दबोच लेंगे, कमजोर कर देंगे, या ट्रंप ही मस्क को कुचल देंगे? मस्क के साथ कौन खड़ा है इस पर निर्भर करता है। मस्क क्यों वांस को राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं? वांस के साथ कौन खड़ा है यह जानने की कोशिश करते रहिए। ट्रंप के इस बयान की वजह है मस्क का उनके बिल के खिलाफ विरोध करना। ट्रंप इस बयान से 2 दिन पहले तक मस्क ने एक ट्वीट में लिखा, मुझे माफ करना लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस का यह भयानक भीमकाय बिल एक भद्दा दस्तावेज है। जिन्होंने इस पर वोट किया है वह जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बिल की कॉपी दिखाई नहीं गई। अंधेरे में इसे पास किया गया, इतनी तेजी से इसे पास कराया गया कि कांग्रेस में कोई ना दिख सके। ट्विटर पर मस्क और ट्रंप के बीच तू तू मैं के कई बयान आपको मिल जाएंगे,
लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यह कोई सड़क छाप तूतू एंड मैमे नहीं है। इस लड़ाई के पीछे सत्ता को कंट्रोल में रखने की कोशिश है और यह बताने का प्रयास कि सत्ता का असली मालिक वह नहीं जो कुर्सी पर बैठा है, वह है जो कुर्सी पर बिठाता है। मस्क ने यूं नहीं कह दिया होगा कि मेरी वजह से ट्रंप जीत सके, नहीं तो हार जाते। यह नाशुक्री है। ट्रंप ने मस्क की निंदा का जवाब देते हुए अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ पर लिख दिया कि बजट में अरबों अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है इलॉन को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाएं। मैं हैरान हूं कि बाइडेन ने यह क्यों नहीं किया। इसके बाद मस्क ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया। ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा, उनकी कंपनी स्पेस एक्स फौरन अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डिकमीशन करना शुरू कर देगी, यानी वापस ले लेगी। इस सब के बीच टेस्ला के शेयर 14% गिर गए। कुछ देर बाद जब एक ट्विटर यूजर ने मस्क को शांत होने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ड्रैगन को वापस नहीं लेंगे। यह सब ट्रंप और मस्क के ट्वीट से बता रहा हूं, जिनकी दोस्ती से दुनिया डरने लगी थी कि सत्ता पर उद्योगपति का कब्जा हो गया। अब वही डर इस दुश्मनी से और बड़ा हो गया है कि राष्ट्रपति को एक उद्योगपति आंखें दिखा रहा है, उन्हें हटाकर उनके डिप्टी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मस्क अपने एक्स से ट्रंप को बाहर कर दें। दोनों अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, मस्क एक्स पर और ट्रंप ट्रुथ सोशल पर। मस्क ने यह भी कह दिया कि बड़ा बम गिराने का समय आ गया है और जोड़ा कि एपिस्टीन लिस्ट में ट्रंप का नाम था, इसलिए उस लिस्ट के नामों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। हैव ए गुड डे डोनाल्ड ट्रंप। और आगे लिखते हैं इस पोस्ट को आगे के लिए सेव करके रख लें, सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी। अमेरिका में एपिस्टीन फाइल की काफी चर्चा है। जेफरी एपिस्टीन पैसे का लेन देन करता था, वेश्यावृत्ति का नेटवर्क चलाता था, जिसमें अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इन हस्तियों पर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगते हैं। जेफरी एपिस्टीन की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जब तब अमेरिका में विवाद होता रहता है कि एपिस्टीन की डायरी में किस किस के नाम हैं, किन किन लोगों का संपर्क रहा। बहुत सारी फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों के नाम लिए जाते हैं। ट्रंप का भी नाम आता जाता रहता है। मस्क ने ट्रंप का नाम ले लिया। डेमोक्रेट्स जांच की मांग कर रहे हैं। फरवरी महीने में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपिस्टीन की डायरी का एक हिस्सा ही जारी किया, उससे कुछ खास सामने नहीं आया। सवाल है कि क्या मस्क ट्रंप के खिलाफ कोई सबूत सामने रखेंगे या इसकी धमकी देने पर राष्ट्रपति ट्रंप मस्क का क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए यह समझना होगा कि मस्क और ट्रंप की लड़ाई एक बिल को लेकर हो रही है, लेकिन इस लड़ाई का मैदान काफी बड़ा है। लड़ने के हथियार कुछ और हैं और मंजिल कहीं और। जिस तरह से मस्क सेनेटर को धमकी दे रहे हैं, अगले साल होने वाले प्राइमरी चुनाव में हराने की धमकी दे रहे हैं, उससे किसी को भी समझ लेना चाहिए कि मामला सत्ता को कंट्रोल करने से आगे जा चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप को बताने का समय आ गया है कि अब सत्ता का मालिक मस्क जैसों के पास है। संविधान के दिए गए प्रावधानों और जनता के फैसले से सत्ता नहीं मिलती। मस्क ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण इस साल के दूसरे हिस्से में मंदी होने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप और मस्क के बीच जिस बिल को लेकर लड़ाई हो रही है, वह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो चुका है, सेनेट के सामने पेश किया जाने वाला है। अमेरिका की मीडिया में छप रहा है कि बिल को पास करने के बाद ट्रंप की पार्टी के ही कुछ नेता अफसोस जता रहे हैं। मस्क के विरोध का एक बड़ा कारण यह है कि इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ईवी को खरीदने पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया जाएगा। बाइडेन के कार्यकाल में लाए गए इस टैक्स क्रेडिट सिस्टम के कारण ईवी गाड़ियों की बिक्री में काफी वृद्धि हुई। मस्क को अरबों रुपए का फायदा हुआ। ट्रंप ने इस बिल का नाम रखा है बिग ब्यूटीफुल बिल। नाम भी देखिए कानून का कैसे कैसे रखे जा रहे हैं। बल्कि इस तरह के नाम से ही जनता को खटक जाना चाहिए कि अब संविधान को इसी तरह से खिसकाया जा रहा है। इसी बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर मस्क और ट्रंप के बीच टकराव हो गया है। फैसला ट्रंप का है, लेकिन अमेरिका के नियमों के अनुसार संसद से पास कराना होगा। इसके कुछ प्रावधान हैं। 2017 में ट्रंप ने इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में कटौती की थी। अब इस बिल के जरिए इसे परमानेंट कर दिया जाएगा। इस बिल में कुछ नई टैक्स कटौतियां हैं, जैसे ओवरटाइम, टिप्स और सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली इनकम पर भी टैक्स कट लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार
30,000 से $80,000 हर साल कमाने वाले अमेरिकियों पर टैक्स का बोझ 15% कम हो जाएगा, यानी 25 लाख से 70 लाख रुपए तक कमाने वालों को इस कटौती का लाभ मिलेगा। तीसरा बड़ा हिस्सा है अवैध प्रवासियों के आने पर रोकथाम करने के लिए बॉर्डर सुरक्षा और अमेरिका की सेना पर खर्च बढ़ाना। चौथा हिस्सा है सरकार के खर्चे में फ्रॉड कम करना, फिजूल खर्ची कम करना। पांचवा हिस्सा है कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है ताकि सरकार अधिक से अधिक उधार ले सके। फिलहाल अमेरिका का बजट घाटा $2 ट्रिलियन से अधिक का है। मस्क ने कहा है इस बिल से अमेरिका का बजट घाटा अगले दशक में $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है, जिससे देश अस्थिर और असहनीय ऋण में डूब जाएगा। यह भी कहा कि इस बिल से सरकार के खर्च में कटौती के प्रयास कमजोर होते हैं, जबकि मस्क ने वादा किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज $1 ट्रिलियन के खर्चे कम करेगा, लेकिन केवल $170 बिलियन ही कम कर पाया। उससे पहले ही सरकार से अलग हो गए। ट्रंप और मस्क की लड़ाई हंसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि कहीं की भी जनता के लिए खतरे की घंटी है। इस बिल में जो बातें हैं ठीक से समझने की जरूरत है। 1000 पन्ने का यह बिल है। इसमें कहा गया है कि अगले 10 साल तक अमेरिका का कोई भी राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किसी भी प्रकार का कानूनी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 10 साल तक एआई से जुड़े सिस्टम और मॉडल को रेगुलेट नहीं कर सकता है। एआई को इस तरह की छूट देने के पीछे क्या इरादा हो सकता है? एआई किसके कंट्रोल में है? टेक कंपनियों के कंट्रोल में है। एआई आपके पर्सनल डेटा का कुछ भी कर सकता है। इन कंपनियों को कुछ भी करने की छूट कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, सोचिए। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपकी आवाज की नकल हो सकती है, तो एआई आपके दस्तखत की नकल नहीं कर सकता। कब आपके खाते का पैसा निकलकर किसके पास पहुंच जाएगा, लोग दांत चियारते रह जाएंगे। इसीलिए टाइम है कि इन बातों को जरा गंभीर होकर सुनिए, समझिए कि सत्ता का चरित्र कैसे बदल गया है और सत्ता किसके हाथ में चली गई है। ट्रंप और मस्क की लड़ाई में एक तीसरा आदमी भी है, स्टीव बैनन राजनीतिक और रणनीतिकार और मीडिया प्रबंधक है। दक्षिणपंथी विचारधारा के बैनन ट्रंप के पहले कार्यकाल में वरिष्ठ सलाहकार था और बतौर रणनीतिकार काम कर चुका है। माना जाता है कि 2021 जनवरी में प्रदर्शनकारियों के कांग्रेस की इमारत में घुसाने के पीछे स्टीव के प्रोत्साहन का भी हाथ था। इन्होंने कहा है कि मैंने ट्रंप से मांग की है कि मस्क की जांच हो, क्योंकि वे अवैध प्रवासी हैं। उन्हें देश से डिपोर्ट निर्वासित कर देना चाहिए और मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को जब्त कर लेना चाहिए। जो मस्क कल तक अमेरिका को महान बता रहे थे, उस मस्क पर ट्रंप के इस समर्थक का आरोप है कि अमेरिका का सम्मान नहीं करते। मस्क की योजनाओं को अमेरिकी परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। गार्डियन की पूर्व पत्रकार हैं कैरल कैडवाल्डर। कैरल की खोजी पत्रकारिता ने कई गंभीर मुद्दों से पर्दा हटाया है। कैरल टेक ओलिगार्क की बात कर रही हैं, यानी उन चंद शक्तिशाली लोगों के हाथ में सत्ता जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के मालिक हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रोलिगार्क की अवधारणा पेश की है। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज, इन जैसे लोगों को आप हीरो मानते हैं और इनके बनाए सोशल मीडिया पर अपना सब कुछ उड़ेल देते हैं। आपकी एक एक सेकंड की गतिविधि का रिकॉर्ड इनके पास है। यही इनकी ताकत है। इन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ है। यूट्यूब पर ही कैरल का टेड टॉक है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, जिसमें बता रही हैं कि हमारी आपकी आंखों के सामने दुनिया की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। कैरल कहती हैं कि इन टेक ओलिगार्क के हाथ में एक नई सत्ता होगी जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। यह ब्रोलिगार्क नहीं चाहता कि आपकी कोई प्राइवेसी हो। आपने सारी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल दी और इस जानकारी से जो डेटा बना है वो सब उनके पास है। वही अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने ये खबर तो देखी होगी कि मस्क की टीम ने अमेरिका के राजकोष पर छापा मारा और आरोप लगा कि लाखों लोगों की जानकारी वहां से उठा ली गई। डॉज विभाग के माध्यम से रेड हुआ था। बाद में सफाई आई कि मस्क ने केवल वही डेटा देखा जिसे पढ़ा जा सकता है, जिसकी इजाजत है। एक और खबर आई कि फेडरल जज ने मस्क की टीम को संवेदनशील डेटा हासिल करने पर रोक लगा दी। कैरल कैडवाल्डर इसी का उदाहरण देते हुए समझाती हैं कि अब इसी डेटा को एआई के हवाले कर दिया जाएगा। एआई तय करेगा इस डेटा का क्या करना है। सिलिकॉन वैली, जहां टेक कंपनियों के मुख्यालय हैं, उसके बारे में कैरल कहती हैं इनका बिजनेस मॉडल
केवल सर्विलांस पर टिका है, मतलब आपके बारे में पल पल की जानकारी और निगरानी पर। इन सभी डेटा से सत्ता का ऐसा ढांचा तैयार होगा जहां हर चीज पर एक कंपनी का या कुछ कंपनियों के समूह का नियंत्रण हो जाएगा। कैरल इसकी तुलना हिटलर के समय पूर्वी बर्लिन में स्टाजी पुलिस से करती हैं। यह सीक्रेट पुलिस का मुख्यालय था। यहां हर 3 में से एक नागरिक की एक एक जानकारी फाइलों में दर्ज थी। कैरल कहती हैं कि सिलिकॉन वैली भी इसी स्टाजी की तरह है, जहां दुनिया के अरबों लोगों की सारी जानकारी मौजूद है। इससे सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण का एक ढांचा विकसित किया जा चुका है। लेकिन राजनीति पर कब्जा टेक्नोलॉजी से नहीं, संस्कृति से होती है। इसीलिए इस सोच के लोग संस्कृति को लगातार प्रभावित करते हैं। कौन सा वीडियो वायरल होगा, कौन सी बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग किसे सच मानेंगे, अब टेक कंपनियों का एल्गोरिदम तय करता है। और किस तरह की बात फैलाई जाएगी, संस्कृति के जरिए कब्जा करने वाले समूह तय करता है। कल्चर को प्रभावित करने की लड़ाई बड़े पैमाने पर चल रही है। और कल्चर कहां है? आपके फोन में है। इस समय कल्चर ही एआई है। कैरल ने डेमोक्रेसी नाउ की एमी गुडमैन से कहा कि यह कंपनियां हमारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके अमेरिका की सरकार के साथ खड़ी हो गई हैं और हम देख रहे हैं कि यह एक ऑथोरिटेरियन रिजीम की तरह लग रहा है। यानी आपकी सोच, आपकी समझ को कंट्रोल करना है, उसे खास दिशा में मोड़ देना है ताकि वे अपनी पसंद का नेता सत्ता पर बिठा सकें और फिर वह नेता इनका प्यादा बनकर काम करे। इतनी सी बात आपको समझ लेनी है कि संस्कृति, धर्म, पहचान को लेकर राजनीति कौन कर रहा है। अगर आप इतना समझ लेंगे तो आपको दिख जाएगा मस्क की धमकियां कहां से निकल कर आ रही हैं, कहां जा रही हैं। चुनाव में वही क्यों जीत रहा है जिसे किसी टेक कंपनी का साथ मिल जाता है। किसकी बात सोशल मीडिया की दुनिया में गुम हो जाती है, किसकी छा जाती है, यह कैसे होता है, यह सबसे बड़ा रहस्य लगता है। लेकिन कैरल कैडवाल्डर को अगर सुनेंगे तो फिर ट्रंप और मस्क इस लड़ाई में चटखारे लेना बंद कर देंगे। इसे एक और लाइन में समझिए, आपके पास 100 चैनल है मगर सूचना एक से नहीं मिलती। उनका काम क्या है? उनका काम आपके बारे में खबर रखना है कि आप कितने बेखबर हैं और आप बेखबर हैं। बस इसी से उनका काम हो जाएगा। आपको घर से निकालकर भीड़ में वो घुसा देंगे और आप हो हो करते हुए हवन कुंड में कूद जाएंगे। तो ध्यान रखिए, सत्यानाश आ रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।